गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रोटोन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी ग्रामर का नया टॉपिक क्रिया। देखिए, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसको क्रिया कहते हैं। जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसको क्रिया कहते हैं। देखिए, क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु होता है। सबसे पहले हम देखते हैं भैया परिभाषा। देखिए, जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसको क्रिया कहते हैं। तो देखिए, कोई भी कार्य है वो किया जा रहा है या अपने आप हो रहा है उसको क्या कहते हैं हम? क्रिया। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। याद रखने योग्य बातें हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी क्रिया शब्द है उन क्रिया शब्दों के अंत में ना प्रत्यय जुड़ जाता है। कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? ना प्रत्यय जुड़ता है। तो आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है क्रिया की परिभाषा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और जो क्रिया शब्द है उन क्रिया शब्दों के साथ में हमेशा कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? ना प्रत्यय जुड़ता है। अब हम देखते हैं क्रिया के भेद और उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण। देखिए, सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। पहला है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सकर्मक है। सकर्मक का मतलब जिसमें क्या हो? कर्म हो। और अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म नहीं हो। तो देखिए, सबसे पहले सकर्मक की परिभाषा। जिस वाक्य में कर्म प्रयुक्त हो, जिस वाक्य में कर्म प्रयुक्त हो तथा क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए, अकर्मक क्रिया क्या है? जिस वाक्य में जैसे इसमें कर्म प्रयुक्त हुआ तो इसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होगा। तो जिस वाक्य में कर्म प्रयुक्त न हो तथा क्रिया का प्रभाव या क्रिया का फल, क्रिया का प्रभाव कर्म को छोड़कर किसी अन्य पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए,
एग्जाम्पल कैसे पहचानते हैं, देखिए सबसे पहले परिभाषा आपने देख ली, जिस वाक्य में क्या प्रयुक्त हो, भैया नाम से पता चल रहा है सकर्मक है, यानी साथ में हो जिसके कर्म है। तो जिस वाक्य में कर्म प्रयुक्त हो, क्या प्रयुक्त हो, कर्म प्रयुक्त हो, तथा क्रिया का प्रभाव भी किस पे पड़े, कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस वाक्य में कर्म प्रयुक्त न हो और क्रिया का प्रभाव कर्म को छोड़कर किसी अन्य पर पड़े, उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या आती है अपने सामने कि इनके वाक्यों को कैसे पहचाना जाए कि ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। ठीक है, परिभाषा आपने देख ली। अब हम देखते हैं इनके उदाहरण कि उदाहरणों को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी वाक्य है, आपके सामने वाक्य आएगा, उस वाक्य को कैसे पहचानेंगे। देखिए कोई भी वाक्य हो, कोई भी वाक्य हो, उस वाक्य में क्रिया शब्द के पहले क्या अथवा किसको, क्या अथवा किसको दो शब्द लगाते हैं, या तो क्या लगा दो या किसको लगा दो। ठीक है, वो एक प्रश्न बन जाएगा, उस प्रश्न का उत्तर उसी वाक्य में मिल जाए तो सकर्मक क्रिया होगी, अगर जवाब नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया। समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब आपको जब एग्जाम्पल समझाया जाएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे राम पढ़ता है और राम पुस्तकें पढ़ता है। देखिए सबसे पहले राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो मैंने आपको बताया कोई भी वाक्य हो, उस वाक्य में क्रिया शब्द के पहले, ये एक वाक्य है, इसमें क्रिया शब्द कौन सा है, पढ़ना। ठीक है, क्रिया शब्द के पहले अर्थात इस जगह दो शब्द में से एक लगाना है, या तो क्या लगा दो या फिर किसको लगा दो। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, एक प्रश्न बन जाएगा। जैसे क्या पढ़ता है, किसको पढ़ता है, प्रश्न बन गया। अब प्रश्न बनने के बाद में उस प्रश्न का उत्तर उसी वाक्य में मिलना चाहिए। अगर उस वाक्य में उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है, और अगर उस वाक्य में उस प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया होती है। तो देखिए आपके सामने प्रश्न बना क्या पढ़ता है, तो इसका कोई जवाब नहीं मिला, इस कारण से ये कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक। ठीक है, अब इसमें क्रिया कौन सा है, ये शब्द है, इसमें आप लगाओ क्या या किसको, तो आपको जवाब मिलता है क्या। देखिए प्रश्न बन गया, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है भैया, किसको पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है, किसको पढ़ता है, पुस्तक को, तो इस कारण से इसमें कौन सी हो गई, सकर्मक क्रिया। तो आप इस तरह से आसानी से इन वाक्यों को पहचान सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है क्रिया के पहले क्या और किसको शब्द लगाना है, अगर जवाब मिलता है तो सकर्मक क्रिया, जवाब नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया। ठीक है, उसके बाद में लेते हैं हम काल के आधार पर क्रिया के भेद। किसके आधार पर, काल के आधार पर। काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद है, सिंपल है, काल के आधार पर। किसके आधार पर, काल के आधार पर। आपको इनकी परिभाषाएं याद नहीं करनी, आपको सिर्फ याद रखना है काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तीन भेद। देखिए कौन कौन से। सबसे पहला है वर्तमान कालिक क्रिया। ठीक है, दूसरा है भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, और तीसरा है अपना भविष्यकालिक क्रिया। तीन भेद हो गए, वर्तमानकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, वर्तमान काल में जो क्रिया वर्तमानकालिक, भूतकाल के हिसाब से भूतकालिक, भविष्य के हिसाब से भविष्यकालिक क्रिया हो गई। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में कुछ है कि ऐसी परिभाषाएं हैं जो छात्रों से पूछी जाती हैं, लेकिन छात्र सीमित रहते हैं कहां पर, अकर्मक और सकर्मक तक। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कौन सी परिभाषा अधिकतर पूछी जाती है। सबसे पहले है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। परिभाषा देखिए भैया, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है।
वह वाक्य जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से करवाए, अन्य से करवाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए, कोई भी करता है स्वयं कार्य करे वो अलग बात है, लेकिन खुद कार्य न करके किसी अन्य से करवाए वो कहलाता है प्रेरणार्थक क्रिया। उदाहरण लिया आपने, मनीष ने धोबी से कपड़े धुलवाए। मनीष ने धोबी से क्या किया? कपड़े धुलवाए। तो यहां पर मनीष खुद कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि किससे कार्य करवा रहा है? धोबी से। ठीक है। उसके बाद में प्रेरणार्थक के बाद में लेते हैं दूसरी, आज्ञार्थक। कौन सी? आज्ञार्थक। आज्ञार्थक की परिभाषा देखिए, जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, निवेदन, प्रार्थना आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, उसे आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, निवेदन, प्रार्थना आदि का बोध हो उसे आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिया आपने, तुम यहां से चले जाओ, तो ये आज्ञा है। ठीक है। आप चाय लेंगे या कॉफी, आप चाय लेंगे या कॉफी, ये क्या हो गया? निवेदन हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल जिसमें आज्ञा, अनुमति, निवेदन, प्रार्थना आदि का बोध हो उसे आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में लेते हैं हम सजातीय क्रिया। कौन सी? सजातीय क्रिया। दोनों एग्जाम्पल और दोनों परिभाषाएं आपकी समझ में आ गई होंगी। अब हम लेते हैं सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, देखिए सजातीय क्रिया क्या है? जिस वाक्य में कर्म तथा क्रिया, कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हो, दोनों एक ही धातु से बने हो, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल से सारी चीज समझ में आ जाएगी। महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी। एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है। देखिए अपने को क्या ध्यान रखना है, जिस वाक्य में कोई भी वाक्य हो उस वाक्य में कर्म है, याद रखना है कर्म एक तो और एक क्रिया, दोनों क्या होनी चाहिए? एक ही धातु की होनी चाहिए, उसे कहते हैं सजातीय क्रिया। देखिए कैसे, मैंने अभी आपको बताया था कि अकर्मक और सकर्मक को अलग कैसे किया जाता है। ठीक है। अब यहां पर क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? देखिए लड़ी शब्द क्रिया है। यहां पर आपने लगाया क्या? क्या लड़ी? लड़ाई। तो लड़ाई शब्द तो क्या हो गया? कर्म। और लड़ी शब्द क्या हो गया? क्रिया। हो गया नहीं हुआ? तो यहां पर कर्म शब्द है लड़ाई और क्रिया शब्द है लड़ी, दोनों एक ही धातु से बने हैं, जिस धातु का नाम है लड़ धातु। कौन सी है? लड़ धातु। ठीक है। तो आपके प्रेरणार्थक हो गया, आज्ञार्थक हो गया, सजातीय हो गया, पूर्वकालिक क्रिया लेते हैं। कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया में क्या है? देखिए बिल्कुल सिंपल है पूर्वकालिक क्रिया।
देखिए पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में देखिए जिस क्रिया में या जिस वाक्य में एक साथ दो क्रियाएं हो, प्रथम क्रिया संपन्न होने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न हो, दूसरी क्रिया संपन्न हो, पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। देखिए ध्यान से देखना एक बार, जिस क्रिया में या जिस वाक्य में एक साथ कितनी क्रियाएं प्रयुक्त हो, दो या दो से अधिक, दो भी हो सकती है और दो से अधिक भी हो सकती है। प्रथम क्रिया संपन्न होने के बाद में पहली क्रिया संपन्न हो गई और उसके बाद में दूसरी क्रिया संपन्न हुई, पहले जो संपन्न हुई क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम पढ़कर सो गया। अब यह इसमें कितनी क्रियाएं हैं? दो, एक तो पढ़ना और एक सोना। पहले कौन सी क्रिया हुई? पढ़ना, उसके बाद में सोना। तो देखिए दो क्रियाएं संपन्न हो, प्रथम क्रिया संपन्न होने के बाद पहली क्रिया संपन्न हुई, उसके बाद में दूसरी क्रिया संपन्न हो। पहले संपन्न होने वाली क्रिया, पहले कौन सी क्रिया संपन्न हुई? पढ़कर। तो पढ़कर इसमें क्या हो गया? पढ़कर कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक। और ये जो है सो गया, ये हो गई उत्तरकालिक। कौन सी हो गई? उत्तरकालिक। पूर्वकालिक और उत्तरकालिक। ठीक है, तो आपके सामने सबसे पहले प्रेरणार्थक, आज्ञार्थक, सजातीय और पूर्वकालिक, इसके बाद में अंतिम जो परिभाषा है वो है आपके संयुक्त क्रिया की। कौन सी है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है? देखिए संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया में देखिए आप वे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक भिन्न क्रियाएं हो, भिन्न क्रियाएं हो और उनका भिन्न अर्थ निकले, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे देखिए राम पढ़ चुका होगा, राम पढ़ चुका होगा। अब देखिए इसमें राम पहली क्रिया है, इसमें पढ़ना, दूसरी क्रिया है चुकना और तीसरी क्रिया है होना। परिभाषा देखिए एक बार, वे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक क्रियाएं हो। कितनी? दो क्रिया या दो से अधिक। इसमें कितनी क्रियाएं हैं? तीन क्रियाएं हैं और उनका भिन्न अर्थ निकले। अर्थ भी इनका भिन्न है। तीन क्रियाएं, पढ़ना शब्द का अर्थ अलग होता है, चुकना शब्द का अर्थ अलग होता है, होना शब्द का अर्थ अलग होता है। तो संयुक्त क्रिया के अंदर दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं और वो भी भिन्न अर्थ को प्रकट करने वाली। ठीक है, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।